Good morning to all of you. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. चलिए, after completing chapter number 2, next chapter is chapter number 3, matrices. Heading डाल लेना. Chapter name is matrices. स्कूल में हो गया ये चैप्टर? स्टार्ट हो गया? No, sir. स्टार्ट नहीं हुआ. That means none of you is aware of what is a matrix. आप में से किसी को बिल्कुल नहीं पता होगा अभी तक तो कि ये मैट्रिसेस होता क्या है, बिकॉज इट इज एन एंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू, ऑल ऑफ यू, है ना? थोड़ा बहुत पता है सर. अच्छा, पता है क्या होता है? चलो बताओ. सर इसमें रोज एंड कॉलम्स में कुछ भी चीज अरेंज होती है. रोज एंड कॉलम्स में कुछ भी चीज अरेंज होती है. तो देखो, सबसे पहले कोई भी चीज नया टॉपिक पढ़ते हैं तो मैं ये मानता हूं कि क्या है वो तो पढ़ना चाहिए कि ये चीज क्या है. व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है, ये तो पढ़ना ही चाहिए, ऑब्वियसली पढ़ना ही है, लेकिन उसके साथ में ये भी पढ़ना चाहिए ये क्यों है, उसकी जरूरत क्या है, वाई, इसकी जरूरत क्या है, इस चीज को बनाई गई क्यों गई. तो हम जब इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं या सोचते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तब इस ये क्वेश्चन क्या है इस चीज की अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाती है. तो नो डाउट व्हाट पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले वाई की बात करते हैं. सपोज करो कई बार आप पूछते हो कि यार, जैसे सपोज करो क्रिकेट मैच चल रहा है, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस, है ना? इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं मैट्रिसेस का, ध्यान से सुनना. अच्छा, एक चीज और सुनो पहले. एक्चुअल वर्ड तो मैट्रिक्स है. एक्चुअल वर्ड क्या है? मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स से ये मैट्रिसेस बना है. ये इसकी प्लूरल फॉर्म है. ये क्या है? इसकी प्लूरल फॉर्म है. जैसे अपन बॉय की प्लूरल फॉर्म बॉयज बनाते हैं, जनरली हम इंग्लिश के जो नाउन्स होते हैं उनकी प्लूरल करने के लिए एस या एस जोड़ते हैं, लेकिन कुछ नाउन का इरेगुलर वे में भी प्लूरल किया जाता है, जैसे फुट, फुट का प्लूरल हो जाता है फीट. तो उस तरीके से मैट्रिक्स का प्लूरल करने के लिए मैट्रिसेस वर्ड को चूज किया गया है. ठीक है, ये चीज समझ में आई कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में क्या फर्क है, या अभी ये डाउट है कि सर मैट्रिक्स क्या है मैट्रिसेस क्या है? ये क्लियर है सबको? बोलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. तो बोलो ना, क्लियर है क्या? व्हाट इज अ मैट्रिक्स एंड व्हाट आर Yes, sir. मैट्रिक्स? सेम चीज है, बस प्लूरल फॉर्म में रखी हुई है. मान लो एक मैट्रिक्स होगी तो मैं कहूंगा वन मैट्रिक्स. मान लो एक से ज्यादा दो मैट्रिक्सेस हैं तो मैट्रिक्सेस ना कर कह के उसका प्लूरल फॉर्म क्या बना दिया? मैट्रिसेस. ठीक है, क्लियर है? जैसे पिछले चैप्टर में हमारा चैप्टर का नाम था रिलेशन, रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो चैप्टर नंबर 1 है. तो प्लूरल फॉर्म में होता है ना अक्सर चैप्टर का नाम. तो भाई एक ही रिलेशन और एक ही फंक्शन के बारे में थोड़ा ना बात होगी, नंबर ऑफ रिलेशंस एंड नंबर ऑफ फंक्शंस. तो उसी तरीके से यहाँ पे एक ही मैट्रिक्स की बात नहीं होगी, इसलिए चैप्टर का नाम मैट्रिसेस रखा गया. अब बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्या है. सपोज करो एक कोई क्रिकेट मैच चल रहा है तो हम पूछते हैं यार स्कोर क्या हुआ. तो आप क्या कहते हो कि स्कोर, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो 264. जैसे आपने किसी से पूछा कि यार स्कोर क्या हुआ, सामने वाले ने आंसर दिया 264 स्कोर हुआ. तो क्या आप समझ गए क्या स्कोर क्या हुआ? मतलब ये स्कोर की पूरी डेफिनेशन को डिफाइन कर दिया क्या उस जवाब देने वाले ने कि 264 स्कोर हुआ, या आगे पीछे कुछ और भी उसको बताना चाहिए? बोलो. क्रिकेट मैच देखते होंगे, इतनी तो नॉलेज होगी क्रिकेट के बारे में, या कोई और स्पोर्ट में नॉलेज है तो वो बताओ, तो उसका एग्जांपल दूं. बताओ मनीष, Yes. राजा, बोलो, प्रियांशी. अगर मैंने आपसे कहा स्कोर कितना हुआ है, आपने कहा कि 264, तो क्या आपने पूरा स्कोर बता दिया मुझे? नहीं सर. क्या कमी है इस स्कोर में, अभी बताना. सर कितने ओवर कितने कितने ओवर्स हुए, कितने विकेट्स हैं, कुछ भी नहीं. आपने तो कल रन्स बताए. तो हम पूरा स्कोर बताते हैं 264 फॉर 8 इन 30 ओवर्स. इस तरीके से होता है ये पूरा स्कोर. तो कई बार जब हम कोई चीज पूछते हैं तो उसमें केवल एक एस्पेक्ट बता देना काफी नहीं होता है, पूरे एस्पेक्ट्स हमको बताने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा कि यार आपकी क्लास में मैथ्स का स्कोर क्या रहा. तो आपने कह दिया कि सर मैथ्स का स्कोर रहा 80%. मैंने कहा यार मजा नहीं आया, ये किस तरीके से आप जवाब दे रहे हो, मुझे तो क्लियरली बताओ. आपकी क्लास में आप 5 जने हो 6 जने हो, सबका मुझे तो मैथ्स का स्कोर बताओ.
तो फिर आप एलेबोरेट कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले है तनीषा, फिर है मान लो प्रगति, प्रियांशी एंड कनिष्का एंड राजा एंड मनीष। मान लो ये सारे स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में। मैंने कहा मैथ्स का स्कोर बताओ, तो फिर आप अलग अलग बता रहे हो। तनीषा 80%, प्रगति भी 80%, प्रियांशी 82%, कनिष्का 83%, राजा 84%, मनीष 79%। कुछ भी आपने स्कोर बता दिया। तो ये आपने मैथ्स का स्कोर बता दिया, तो ये थोड़ी सी चीज और इलेबोरेट हो गई। मैंने कहा वाह वेरी गुड, अच्छा स्कोर बनाया आपने। मैंने कहा कि चलो अब मुझे तो आप केमिस्ट्री का भी स्कोर बताओ, केमिस्ट्री भी पढ़ते हो आप लोग। तो आपने कहा कि चलो सर केमिस्ट्री का भी सुन लो। तो आपने केमिस्ट्री का स्कोर बताया, तनीषा 75, प्रगति 77, प्रियांशी 81, कनिष्का 79, कुछ भी स्कोर बता दिया, राजा 80, मनीष 85। तो अब ये मैथ्स का स्कोर हो गया सबका, ये केमिस्ट्री का स्कोर हो गया। तो ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, जो आपने मुझे डेटा बताया, एक तो आपने पहले मुझे डेटा बताया था और एक अब आपने मुझे डेटा बताया। पहले आपने डेटा बताया सिंपली 80%। आपने क्या किया होगा, सबका एवरेज ले लिया होगा, किसी के कम है किसी के ज्यादा है, इन सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय जितने भी स्टूडेंट्स हैं 6 हैं, 6 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया 80% एवरेज आ गया। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं मुझे तो पूरा एलोबोरेट करके बताओ, तो आपने ऐसे बता दिया। फिर केमिस्ट्री का भी बता दिया। फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि इन सबका एवरेज बताओ, तो आप सबको जोड़ के, या जो भी हमारे पास टूल्स होते हैं, आपने स्टेटिस्टिक्स पढ़ी होगी तो उसमें कुछ अलग अलग टूल्स होते हैं, मीन मीडियन मोड, उससे आपने एक एवरेज या एक डेटा मुझे दे दिया। तो ये जो मैंने डेटा यूज किया और ये जो मैंने डेटा यूज किया, तो यहाँ पे जो मैंने डेटा यूज किया है, इस डेटा को बोलते हैं मैट्रिक्स। अब इसकी जरूरत क्या है समझ गए ना भाई? 80% कई बार आंसर जो है, जो आंसर मुझे मिला, जो डेटा मुझे मिला, वो अपने आप में एक सिंगल नंबर में सफिशिएंट नहीं है कुछ भी चीज को डिसाइड करने के लिए। तो उस सिंगल नंबर को इलेबोरेट करना पड़ता है अलग अलग नंबर्स में, इसीलिए मैट्रिक्स की जरूरत होती है। इसीलिए किसकी जरूरत होती है? मैट्रिक्स की जरूरत होती है, जिसका प्लूरल फॉर्म होता है मैट्रिसेस। तो सिंपल एंड शॉर्ट भाषा में बात करूं, तो यहाँ पे केवल इन नंबर्स को ही लेना है मुझे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि ये मैथ्स का स्कोर, ये केमिस्ट्री का स्कोर है, ये नहीं लेना। और ये नाम वाम कुछ भी नहीं लेने हमको भाई, किसका क्या है। केवल नंबर्स को अगर मैं एक ब्रैकेट में पैक कर दूं, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो चीज अब अंदर वाले ब्रैकेट में आपको दिख रही है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। तो बताइए सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया कि मैट्रिक्स क्या है? अभी डिफाइन भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे, लेकिन बिल्कुल पहले इंप्रेशन, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, उससे कुछ हिंट लगा कि मैट्रिक्स क्या है। बोलो कानिशा। Yes, sir. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। ये तो वाई का आंसर दिया है कि जरूरत क्या है, क्योंकि एक सिंगल डेटा कई बार सफिशिएंट नहीं होता। जैसे स्कोर पूछा तो स्कोर में 264 सफिशिएंट नहीं था, एक्स्ट्रा एस्पेक्ट्स आपको बताने पड़े। यहाँ पे भी आपने पूरा एस्पेक्ट्स बता दिए। तो जरूरत इसलिए होती है कि क्योंकि हमको सिंगल नंबर से सफिशिएंसी नहीं मिलती है, इसलिए हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं उस डेटा को बताने के लिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली डिफाइन कर देते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? स्टार्ट राइटिंग मैट्रिक्स ऑब्लिक मैट्रिसेस, यानी कि इसकी प्लूरल फॉर्म है। मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वर्ड यूज हुआ है? रेक्टेंगुलर। एरे, अब ये एरे वर्ड उन्होंने क्यों यूज किया? एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, लेकिन क्या थोड़ा सा डिफरेंस है एरे एंड अरेंजमेंट में। तो एरे वर्ड को उन्होंने क्यों यूज किया है, अभी उस पर भी बात करेंगे। तो एरे और अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट है ये? नंबर्स एंड फंक्शंस। नंबर्स भी आ सकते हैं उसमें एंड फंक्शंस भी आ सकते हैं। ठीक है, अरेंज्ड इन, जो कि अरेंज किए जाते हैं किस किस में? रोज एंड कॉलम्स, जिसमें रोज तो होती हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के, और कॉलम्स होती हैं वर्टिकल अरेंजमेंट में। यहां तक फुल स्टॉप। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। नोट डाउन हो जाए तो बता देना यहां तक। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दो।
हो गया? हो गया बेटा? एक लाइन लिखने में इतना टाइम? एक ही तो लाइन है ये छोटी सी। यस सर, हो गया। बाकी बच्चों का हो गया? यस सर, हो गया। यस सर। तो साथ के साथ इसके एग्जांपल भी लेते चलते हैं। एक मैट्रिक्स में बना देता हूँ ताकि जो चीज हम पढ़ते जाएं उसको समझते भी जाएं। तो मैंने क्या कहा कि नंबर्स एंड फंक्शंस को अरेंज करना है रोज एंड कॉलम्स। नंबर्स एंड फंक्शंस को अरेंज करना है रोज और कॉलम्स। तो कुछ नंबर्स को, फंक्शंस की बात बाद में करेंगे, एक बार पहले नंबर्स ही ले लेते हैं। कुछ नंबर्स को अरेंज कर देता हूँ, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है इसको हम कहेंगे ये एक मैट्रिक्स है। और इसको जब हम पैक करते हैं तो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में पैक किया जाता है इस तरीके से। और ये जो अरेंजमेंट है ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ की फॉर्मेट में है। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अब बात करते हैं एरे। एरे वर्ड का मतलब क्या है? तो एरे वर्ड का मतलब है रेक्टेंगुलर, या फिर इस तरीके से, हाँ, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर वर्ड तो नहीं यूज कर सकते, रेक्टेंगुलर एरे लिखा हुआ है यहाँ पे। एरे का मतलब हो गया कुल मिला के अरेंज्ड इन अ ट्रे। अरेंज्ड इन अ ट्रे, किसी ट्रे में अगर हम अरेंज कर दें तो वो हो जाता है एरे। तो ये एक तरह की ट्रे दिख रही है हमको। जैसे सपोज करो आपके घर में गेस्ट है, तो आप जैसे ट्रे में पानी के ग्लासेस लेके जाते हैं तो कुछ इस तरीके से अरेंज करके लेके जाते हैं, नहीं लेके जाते? बताओ, बोलो। इस तरीके यस से सर। अरेंज करके लेके जाते हैं ना, ताकि वो गिरे ना। हर तरह से बैलेंस बराबर हो भाई, यहाँ से भी वजन बराबर हो, यहाँ से भी वजन बराबर हो, ये बैलेंस रहे आपकी ट्रे। तो एक तरीके से ये मान लो ये वो सारे ग्लासेस हैं। तो इसीलिए इसको एरे बोला गया, अरेंज्ड इन ए ट्रे। व्हेन समथिंग इज अरेंज्ड इन ए ट्रे शेप्ड यूटेंसिल, और वी कैन से एनी अदर थिंग, वी कॉल इट एरे। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, ये रेक्टेंगुलर एरे है ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। देखो इसके अंदर नंबर्स हैं, अच्छा फंक्शंस भी आ सकते हैं। कैसे? एक और एग्जांपल ले लो। साइन एक्स फंक्शन है, कॉस एक्स ये भी फंक्शन है। और कोई फंक्शन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये भी एक फंक्शन है। मॉडुलस एक्स ये भी एक फंक्शन है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये भी एक फंक्शन है। कुछ भी फंक्शन आ सकता है। इवन मैं सिंपली लिख दूं एक्स, तो एक्स भी एक फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है ना एक्स। तो नंबर्स आ सकते हैं या फिर फंक्शंस आ सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं, क्वाड्रेटिक फंक्शंस आ जाएं, लीनियर फंक्शंस आ जाएं, क्यूबिक आ जाएं, मॉड्यूलस आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, किसी भी टाइप के फंक्शंस आ सकते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं सभी सर को? पाई आ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। अगर मैं कुछ भी नंबर लिख दूं, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा, क्या कह रहे हो आप, पाई? तो पाई इज ऑल्सो ए नंबर ना। हम्म। यस सर। पाई पूछ रहे हो ना, बिकॉज पाई इज ऑल्सो ए नंबर। तो नंबर कोई से भी हो सकते हैं ना, रियल भी हो सकते हैं और नॉन रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। तो पाई वैसे एक रियल नंबर है, रियल में इरेशनल कैटेगरी का नंबर, तो वो भी आ सकता है ऑब्वियसली। ठीक है, एनी अदर क्वेरी? नो सर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? तो पहली चीज हमने क्लियर कर ली कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स हैं, फंक्शंस हैं, जिनको अरेंज किया जाता है रोज में एंड कॉलम्स। अच्छा देखो, रोज तो है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल है कॉलम्स। अब हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है यूं आड़ा, और वर्टिकल का मतलब होता है यूं खड़ा। हॉरिजॉन्टल यूं होता है, वर्टिकल यूं होता है। तो आप देखेंगे इसमें जो ये चीजें हैं इनको तो कहेंगे हम रोज। तो हम क्या कहेंगे, रोज। अब एक बार मैं वो वाली मैट्रिक्स हटा देता हूँ, एक ही मैट्रिक्स पे हम फोकस करते हैं सारी चीजें सीखने के लिए। वो मैंने इसलिए बनाई भाई, इसमें फंक्शंस भी आ सकते हैं, वो समझाने के लिए बना दी थी। अब इस मैट्रिक्स पे आप फोकस करो। तो ये जो आड़ी आ रही है, आड़ी आड़ा अरेंजमेंट है, जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, इसको हम कहते हैं रोज। ये सब है रोज। ये मान लो रो नंबर 1,
रो को हम R से डिनोट कराते हैं, R1, R2, R3। ये हो गई रो नंबर 1, ये हो गई रो नंबर 2, ये हो गई रो नंबर 3। और जो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं कॉलम, C1, C2। ये हो गया कॉलम नंबर 1 जिसमें 2 4 6 है। ये हो गया कॉलम नंबर 2 जिसमें 3 5 7 है। ये रो नंबर 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ तक कोई डाउट कि जो रोज होंगी वो तो हॉरिजॉन्टल होंगी, इन कॉलम्स होंगे वो वर्टिकल होंगे। यहाँ तक एनी डाउट? बोलो बच्चों, एनी डाउट टिल नाउ? हालांकि हम ये सब लिखते नहीं है कि C1 है, C2 है, ये R1 है, R2, केवल हम जो ये ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है ना, यही मैट्रिक्स है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, रो 1 रो 2 रो 3। हम जब मैट्रिक्स लिखेंगे तो हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे कि ये C1 C2, इस तरीके से हम उसको शो नहीं करेंगे, वो अंडरस्टूड माना जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सर मतलब जो अपन एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसके लिए मैट्रिक्स का यूज लेते हैं। या फिर यूं कहूँ इलेबोरेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, विस्तार से अगर हमको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है, जिसको हम एक रेक्टेंगुलर तरीके से अरेंज कर पाए। जैसे अभी मैंने आपका स्कोर अरेंज किया मैथ्स एंड केमिस्ट्री का 5 बच्चों का, तो उसको मैं एक सिंगल डेटा में नहीं कह सकता, तो उसको एक मैट्रिक्स बना के मैं कह दूंगा। ठीक है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए और होती फिर है। हाँ, ये ब्रैकेट्स लगाना कंपलसरी क्यों होता है? ये इसका फॉर्मेट ऐसा बनाया हुआ है कि हम ये ब्रैकेट लगाते हैं तो इससे ये ऐसा शो होता है कि भाई ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे है, उस रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर ये सब रखे हुए। ठीक है, ओके मैट्रिक्स, सर। मैट्रिक्स को शो करने का, रिप्रेजेंट करने का ये तरीका। ठीक है, एनी अदर क्वेरी? अब ये C1 C2 ये R1 R2 ये सब रोज हम, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी इन चीजों को लिखा नहीं जाता है। जब अपन रियल में मैट्रिक्स लिखते हैं तो केवल इतना सा ही पार्ट लिखा जाता है, 2 3 4 5 6 7, और आसपास में बस ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स। कई जगह ये ब्रैकेट्स ऐसे भी होते हैं, इस टाइप के भी, वो भी वैलिड हैं कुछ हद तक, लेकिन आपकी बुक में NCERT में ऐसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स ही यूज किए हैं, तो हम भी फिर उसी पे ध्यान देंगे, वही लगाएंगे। ठीक है, आगे लिखो और समझो, एक लाइन छोड़ के लिखना। The numbers or the functions are called the elements or the entries of a matrix. उस मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स या फिर जो फंक्शंस यूज हुए, जैसे इसमें कौन कौन से यूज हुए, 2 3 4 5 6 या फिर 7, या फिर जैसे फंक्शंस यूज हुए थे sin x cos x जो भी हुए थे, इन नंबर्स या इन फंक्शंस को कहा जाता है एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या उस मैट्रिक्स की एंट्रीज से इनको डिनोट किया जाता है। हालांकि एंट्रीज वर्ड जो है वो रेयरली यूज होता है, ज्यादातर हम इनको एलिमेंट्स वर्ड से ही डिनोट कराते हैं। क्लियर है? अब मैं पूछूं बेटा इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बताओ, तो आप क्या कहोगे? 2 3 4 5 6 7 ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। जो अंदर नंबर्स यानी एक्चुअल जो डेटा अंदर रखा गया है, एक्चुअल जो पानी के ग्लास रखे गए हैं, उनको हम क्या कहेंगे? या तो एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। एंट्रीज ना कम यूज होता है, एलिमेंट्स ज्यादा यूज होता है, ये वर्ड ज्यादा यूज होता है। क्लियर है? यहाँ तक लिख लिया? यस सर। समझ में भी आ गया क्या होता है एंट्रीज या एलिमेंट्स? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब हेडिंग डाल लो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। पहले समझा देते हैं फिर आप नोट डाउन करना, या चलो एक काम करो पहले लिख लो। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स is the representation of number of rows and number of columns of a matrix. The order of a matrix क्या है? रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का? उसमें कितनी तो रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं उस मैट्रिक्स में, उसका एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। और उसको डिनोट कैसे करवाते हैं हम? m क्रॉस n या फिर m इंटू n, कैसे भी रीड कर सकते हैं इसको, हम m क्रॉस n से भी रीड कर सकते हैं, या m इंटू n, या सिंपली m बाई n भी बोलते हैं इसको, m बाई n। क्या कहा मैंने? m बाई n। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आप आपके रूम में एक बेड बनवा रहे हो, तो हमारे पास जो कारपेंटर आता है हम उसको क्या कहते हैं? एक 6 बाई 4 का बेड बनाते हैं। या सपोज करो हमारा जो रूम की डायमेंशन होती हैं या
मान लो हम कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो उसकी डायमेंशन हम अक्सर ऐसे बताते हैं, भाई 30x60 का प्लॉट है। सुनी होगी आपने इस तरह की टर्मिनोलॉजी, आपने यूज नहीं की होगी, आपके घर पे आपके पेरेंट्स या आपके बड़े भाई या बहन यूज करते होंगे ऐसी टर्मिनोलॉजी को, सुना है यस ना बेटा? सर। 6x4, 10x20, तो वो और कुछ नहीं है, वो उसके बीच में ये क्रॉस का साइन है, तो इसको m क्रॉस n भी रीड किया जा सकता है, m इंटू n भी रीड किया जा सकता है, और इन दोनों से ज्यादा जो जनरली जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो होती है m/n। इसको हम जनरली ऐसे ही पढ़ते हैं m/n। क्लियर यहां तक? यस सर। हालांकि m/n रीड करना बुक के अंदर नहीं है, बुक के अंदर कहीं नहीं लिखा, लेकिन हमारे मतलब हमारे में भी मैं बात कर रहा हूँ खास करके इंडियंस की। इंडियंस यहाँ पे बाय वर्ड को ज्यादा कंफर्टेबल मानते हैं, तो वो उसको m/n करके रीड करते हैं। जहां पे m तो है डिनोट्स द नंबर ऑफ रोज एंड n डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स, हमेशा नंबर ऑफ रोज का जिक्र पहले किया जाएगा, यानी हॉरिजॉन्टल जो है उस अरेंजमेंट का जिक्र पहले किया जाएगा, एंड वर्टिकल जो है जो खड़ी है उनका जिक्र बाद में किया जाएगा। m डिनोट्स जो पहला नंबर है m, उसका मतलब है नंबर ऑफ रोज, और जो दूसरा लेटर है n उसका मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा इंपॉर्टेंट बात देखो, m और n एक नेचुरल नंबर होने चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5, इनमें से ही इसी सेट में से बिलोंग करने चाहिए। ना तो वो जीरो हो सकते हैं, ना नेगेटिव हो सकते हैं, ना फ्रैक्शन हो सकते हैं, ना डेसिमल हो सकते हैं, ना कोई इरेशनल नंबर हो सकते हैं। क्या होंगे वो? एक नेचुरल नंबर होंगे। यहां तक क्लियर है? यस सर। अच्छा ये जो चैप्टर है मैट्रिक्स और इसके अगला वाला जो है डिटरमिनेंट, दोनों कनेक्टेड है। ये दोनों जो चैप्टर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट कर लो कहीं पे, ये अलजेब्रा के पार्ट हैं। जो हम अलजेब्रा करते थे बचपन में, अलजेब्रा का मतलब क्या है? जोड़ गुणा बाकी और भाग देना, ये चार ऑपरेशंस मेन होते हैं अलजेब्रा के, तो वो अलजेब्रा का ही पार्ट है। उसमें हम पहले हम क्या करते थे? सिंपल अलजेब्रा पढ़ते थे, 3+2 × 5+6 × 3, इस तरीके के हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते थे बचपन में। बताओ, तो अब हम उन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में सॉल्व करेंगे, बस दैट्स इट। इन्हीं नंबर्स को गुणा बाकी जोड़ करवाऊंगा अभी मैं, देखना बहुत ही इजी चैप्टर है। पर यह है कि उसको बस फॉर्मेट चेंज कर दिया हमने, सिंपल एक लाइन में इनको जोड़ बाकी ना करके इसे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में इनको जोड़ बाकी करेंगे। क्लियर है? अलजेब्रा का एक्सक्यूज पार्ट है ये। मी हाँ बोलो बच्चे। सर, रिलेशन एंड फंक्शन में जो बाइनरी ऑपरेशन की टेबल आई थी, हाँ वो भी मैट्रिक्स कह सकते हैं क्या बिल्कुल उसे कह भी? सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, मैट्रिक्स वो, दैट इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स। बहुत सारी चीजें बेटा जिसको मैट्रिक्स, आपने अगर कंप्यूटर पे कोई यूज टू है जो काम करता रहता है, तो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो क्या है? वो भी तो एक मैट्रिक्स है ना? हम क्लास 10 तक स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे, अभी 11th में भी आई थी, अभी 12th में भी आएगी, तो स्टैटिस्टिक्स में हमको टेबुलर अरेंजमेंट मिलता था, तो वो क्या है? वो भी एक मैट्रिक्स है। समझ गए? प्रैक्टिकल यस सर। एग्जांपल बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, हम एक्चुअली मैट्रिक्स को बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, बस उसका नाम मैट्रिक्स है ये हम आज सीख रहे हैं बस। क्लियर है? यहाँ तक नोट डाउन हो गया सबका? कहाँ तक कर लिया था हमने? इट इज डिनोटेड बाय m क्रॉस n, मैट्रिक्स। m/n, where m denotes the number of rows, n denotes the number of columns। और ये इंपॉर्टेंट बात लिख लेना कि m और n दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। हाँ पूछो, और क्या पूछ रहे थे आप? सर मैट्रिसेस का एग्जैक्ट मीन क्या होता है? मैट्रिक्स का एग्जैक्ट मीनिंग ही ये होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ये इसका एग्जैक्टली मीनिंग है, इसको शॉर्ट में एक वर्ड दे दिया गया मैट्रिक्स। ठीक है? यस सर। चलिए अब नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट है देखो, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, इसको ऑर्डर बोलते हैं। जैसे m/n जो है ये ऑर्डर है मैट्रिक्स का ना। जैसे सपोज करो पहले इस ऑर्डर की बात कर लेते हैं, चलो मुझे बताओ ये जो मैट्रिक्स दिख रही है ये किस ऑर्डर की है? इसका ऑर्डर क्या है? इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3, तो मैं लिखूंगा 3 क्रॉस, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 × 2, या फिर यूं भी पढ़ सकते हो 3 × 2, 3 × 2 से भी इसको रीड किया जा सकता है,
3 into 2 से भी रीड किया जा सकता है, या फिर मैंने क्या कहा, इंडियंस जो ज्यादा है यूज करते हैं वो ये वाला तरीका यूज करते हैं, 3/2, 3/2 की मैट्रिक्स ऐसे कहेंगे इसको। इस तरीके से हम रीड करेंगे। अच्छा, इसको लिखते कहाँ हैं, इसको लिखते हैं बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर को हम हमेशा यहाँ पे लिखेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा 3/2, बॉटम राइट कॉर्नर पे हम लिख के इसको डिनोट करेंगे, जिससे पता चलेगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर समझ में आया सबको? जो पहला नंबर है वो डिनोट करेगा नंबर ऑफ रोज, जितनी भी रोज होंगी 1 2 3, और जो दूसरा नंबर है वो डिनोट करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने भी कॉलम्स होंगे। इज दैट क्लियर? ये सब बता यस सर। हाँ जी। अब नेक्स्ट थिंग इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मुझे बताओ इस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स बता ही दिया मैंने क्या है, क्या चीज है। टोटल कितने 6। एलिमेंट्स हैं? 6। 1 2 6। 3 4 5 6। कितने क्लास रखे हुए इसमें? 6 क्लास रखे हुए, 6। तो आप ध्यान से देखो कि जो इसका ऑर्डर है उसको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो भी तो 6 ही आ रहा है। आ रहा है ना? बोलो। हालांकि जब मैं कहता हूं इसका ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर बताने में जो मैं इसके बीच में ये क्रॉस लगा रहा हूं, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना नहीं है। ये तो ऑर्डर लिखने का तरीका है बस, एक तरीके से। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि इसको मल्टीप्लाई करो आप। ऑर्डर जब मैं लिखता हूँ तो ऑर्डर में जो ये क्रॉस है इसका मतलब मल्टीप्लाई करना नहीं है। लेकिन जब मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा तो आप इस क्रॉस को एज ए मल्टीप्लाई मान के इनको मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा उतने ही एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स में। क्लियर? सो वी राइट एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स के लिए जो एक फॉर्मूला बनाया गया, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे mn। अब mn का अल्जेब्रिक मीनिंग यही होता है m मल्टीप्लाइड बाई n, वो बोलने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है? तो जब आपको मल्टीप्लाई वाली मीनिंग शो करनी हो तो आप सिंपली mn लिखो उसको, जिसका मतलब है m मल्टीप्लाइड बाई n। लेकिन मैट्रिक्स की दुनिया में अगर आप m क्रॉस n लिख रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि आप m को n से मल्टीप्लाई कर रहे हो। मैट्रिक्स की दुनिया में आप m क्रॉस n लिख रहे हो, इसका मतलब है आप ऑर्डर बता रहे हो कि ये नंबर ऑफ रोज हैं और ये नंबर ऑफ कॉलम। इज दैट क्लियर? सर ऑर्डर मतलब यहाँ पे डायमेंशंस कह सकते हैं क्या? हाँ कह सकते हो, डायमेंशंस भी कह सकते हो। मतलब ऑर्डर एक ऐसी चीज हो गई, कुछ ऐसी चीज मुझे बताई जाए जिससे ये क्लियर हो जाए कि उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो जैसे मैं आपको कहता हूँ 5/6, तो 5/6 बोलते ही आपके माइंड में एक चीज आ जाती है कि अच्छा 5 तो रोज बनानी है और 6 कॉलम बनाने। मैंने कहा एक मैट्रिक्स बनाओ 7/8 की, तो आप कैसे बनाओगे उस मैट्रिक्स को? 7 तो उसमें रोज बनाओगे और 8 उसमें कॉलम बनाओगे। पहली चीज हमेशा रो होगी, दूसरी चीज हमेशा कॉलम होगी। तो ऑर्डर इज समथिंग विच इज गिविंग मी इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स यूज्ड इन अ मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? यस सर। सभी को? आई एम गोइंग वेरी डिटेल्ड, बिल्कुल इसको बेसिक लेवल से बता रहा हूं मैं। ठीक है? हाँ जी। तो अब चलते हैं आगे। इतना नोट डाउन कर लिया आपने, साथ के साथ ही मैं उस मैट्रिक्स को रेफरेंस में लेके आपको समझाता भी जा रहा हूँ ताकि क्लियर होती जाए एक एक चीज। नंबर ऑफ रोज क्लियर हो गया, नंबर ऑफ कॉलम्स क्लियर हो गया, और ऑर्डर क्लियर हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, डिनोट कैसे कराते हैं? तो कंप्लीट मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट कराते हैं, जैसे कि A B C D एक्सेट्रा, और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट कराते हैं। ठीक है? तो पहले लिख लो ये चीज यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर इसको समझाते हैं। A matrix is denoted by capital letters, for example A, B, C, D etc. जैसे अपन सेट्स वाले चैप्टर में सेट लिखते थे तो सेट को तो कैपिटल लेटर से लिखते थे, याद है आपको? और उसके अंदर के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से लिखते थे, याद है ना? ऐसे लिखते थे जैसे n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो n तो पूरे सेट का नाम है और n उसके अंदर के एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 2 3 ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, और n उस सेट का नाम है।
तो वो की वही चीज यहाँ पर है कि सेट खुद जो कंप्लीट सेट है उसको तो हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, उसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। अगर सेट का नाम ए है तो उसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल ए से डिनोट करा सकते हैं, सेट का नाम बी है तो उसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल बी से, सिमिलरली स्मॉल सी और स्मॉल डी से डिनोट करा सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, सर ये IJ मतलब? अभी बताएंगे उसको, एक बार इग्नोर करो, पहले एक बार लिख लो, आईजे का मतलब बताएंगे अभी। ये चीज तो क्लियर है ना कि कैपिटल ए से स्मॉल ए, कैपिटल बी से, अगर मान लो मेरी, अगर मैंने, चलो एक बार लिख लो, ये इतना लिख लिया आपने सभी ने? यस सर। अब देखो एक बार मैं ये लिख देता हूं, मान लो इस सेट को मैंने नाम दे दिया ए, ये ए सेट है, ओ सेट कह रहा हूँ फिर, सॉरी, ये ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दे दिया ए, तो मैट्रिक्स का नाम तो मैंने कैपिटल लेटर से डिनोट कराया। अब इसके जो ये एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनको मैं स्मॉल लेटर से डिनोट कराऊंगा। लेकिन एक चीज बताओ, ये तो 6 हैं गिनती में, ये तो गिनती में 6 हैं, लेटर तो मेरे पास एक ही है भाई, ए से छोटा ए मिलेगा ना, ए से कोई 6 तरह के छोटे लेटर्स ए थोड़ा ना मिलेंगे, एक ही तो छोटा लेटर मिला ए। तो अब सारे एलिमेंट्स को ए से कैसे डिनोट किया जाए, तो इनकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए आईजे वर्ड यूज होता है। आई का मतलब होता है कौन से नंबर की रो है, जे का मतलब होता है कौन से नंबर का कॉलम है। फॉर एग्जाम्पल इस वाले एलिमेंट में कौन से नंबर की रो है, ये पहले नंबर की रो है, और कौन से नंबर का कॉलम है, पहले नंबर का कॉलम। तो इस एलिमेंट को मैं A11 से डिनोट कराऊंगा, A11 की वैल्यू हो गई 2। कुछ समझ आया? चलो आगे सेकेंड एलिमेंट पे चलते हैं, अभी धीरे धीरे क्लियर करते हैं। 3 की बात करते हैं, तो 3 जो है ये एलिमेंट रखा हुआ है, वो पहली रो में रखा हुआ है, हमेशा पहले रो को लिखते हैं, और कौन से कॉलम में, ये सेकेंड कॉलम में, तो इसको हम डिनोट कराएंगे A12, और इसको हम लिखेंगे A12 की वैल्यू क्या है 3। याद रहे ये A12 नहीं है, इसको 12 मत पढ़ लेना, इसको अलग अलग पढ़ेंगे, A12 ऐसे पढ़ेंगे, A12, A12 की वैल्यू हो गई 3। समझ आया क्या अभी? तो वो जो मैंने आई जे लिखा है नीचे, उस आई जे का मतलब है, आई तो डिनोट करता है सीक्वेंस ऑफ रो, कौन सी सीक्वेंस की रो चल रही है, और जे डिनोट करता है सीक्वेंस ऑफ कॉलम, कौन से सीक्वेंस का कॉलम चल रहा है। समझ आया? द वन हु वाज आस्किंग कि सर ये आईजे क्या है, अब क्लियर है आईजे? अब ये यस 1 सर। 1 1 2 ये बदल रहे हैं ना भाई, अब मैं एक चीज तो नहीं लिख सकता ना भाई, यहाँ पे ये नहीं लिख सकता ना A11, क्योंकि ये 1 1 2 3 ये नंबर्स तो बदलेंगे, तो एक लेटर से डिनोट करा दिया आई जे, जहाँ पे आई तो है कि कौन सी रो है, और जे है कौन सा कॉलम है, सीक्वेंस है उसका। तो मुझे बताओ इस मैट्रिक्स के हिसाब से अब इस 4 को कैसे डिनोट कराएंगे हम, 4 के लिए कौन सा लेटर यूज होगा बोलो? A21। A21, क्योंकि सेकंड तो रो हो गई, पहला कॉलम हो गया, सेकंड रो पहला कॉलम। 5 को कैसे डिनोट कराओगे? A22। A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अच्छा जी, 6 को कैसे डिनोट कराओगे? A31। A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और 7 में थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा A32 इक्वल टू 7। इज दैट क्लियर? यस सर। और अगर मान लो इसी सेट, इसी मैट्रिक्स का नाम अगर मैं बी रख दूं, तो ये सारे ए स्मॉल बी में चेंज हो जाएंगे। जिस लेटर से आपने डिनोट कराया है मैट्रिक्स को, उसी का स्मॉल लेटर से उसके एलिमेंट्स को डिनोट कराया जाएगा। सिंपल मीनिंग इज दैट, वेरी सिंपल एज दैट। समझ गए? अभी मैंने ए से डिनोट कराया तो मैंने सबको ए कर दिया। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक, यस सर। आगे बढ़ते हैं हम। वही चीज जो मैंने आपको अभी समझाई है, वो की वही चीज अब लिख लो। हेयर ए आई जे का मतलब है वो एलिमेंट जो आयत रो में है,
जैसे मान लो आई तो है 3 तो फिर थर्ड रो में है, मान लो आई है 5 तो फिफ्थ रो में है। आई का मतलब है आई जे का मतलब है वो वाला एलिमेंट जो आयत रो में है और जेथ कॉलम में है। हर एक एलिमेंट में उसकी रो का सीक्वेंस भी होगा और कॉलम का सीक्वेंस भी होगा। तो जो एलिमेंट आयत रो और जेथ कॉलम में होगा उसको ए आई जे से डिनोट कराया जाएगा। जहां पर आई और जे दोनों के दोनों की कम से कम वैल्यू 1 होगी, भाई या तो सबसे कम पहले, या तो ऐसे होगा भाई उसमें एक ही रो है, एक रो से ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि 0 रो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एम और एन क्या नेचुरल नंबर होने चाहिए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। तो आई और जे की वैल्यू भी कम से कम तो 1 होगी, उससे बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एम क्रॉस एन को क्रॉस नहीं कर सकती ना। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे यहाँ पे एम क्रॉस एन क्या है, 3 2। तो आप चेक करो आई और जे की वैल्यू 3 और 2 को क्रॉस कहाँ कर रही है, देखो मैक्सिमम 3 आ रही है, आई की वैल्यू आ रही है मैक्सिमम 3, चेक कर लो कहीं पर भी, आई की वैल्यू मैक्सिमम 3 आ रही है, और जे की वैल्यू यानी सीक्वेंस ऑफ कॉलम की वैल्यू मैक्सिमम 2 आ रही है, आ रही है ना, यहाँ पे 2 2 2 और 3 3 यहाँ पे आ रही है। तो ये भी वही चीज कह रहा है कि आई की वैल्यू 1 से लेके एम तक वेरी करेगी, 1 के भी बराबर हो सकती है और एम के बराबर भी हो सकती है, और एम से छोटी हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है। और जे की वैल्यू 1 से लेके एन तक के बीच में वेरी करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स को हम एन से डिनोट कराते हैं। और आई जे एम एन चारों के ये सारे के सारे ही नेचुरल नंबर होंगे ऑब्वियसली, एम और एन तो वैसे भी नेचुरल नंबर थे, आई और जे जो आप सीक्वेंस बता रहे हो जैसे थर्ड रो सेकंड कॉलम या जो भी सीक्वेंस बता रहे हो वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ये चीजें समझ में आई। तो मैट्रिक्स की दुनिया में एम और एन तो डिनोट करते हैं नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, और आई जे डिनोट करते हैं सीक्वेंस ऑफ रो एंड सीक्वेंस ऑफ कॉलम। ये दो चीजें याद रखो। एम और एन तो क्या डिनोट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि मैक्सिमम है। और आई और जे क्या डिनोट करता है, सीक्वेंस ऑफ रो, अभी कौन सी रो चल रही है, सीक्वेंस ऑफ कॉलम, अभी इस समय कौन सा कॉलम चल रहा है। क्लियर है, यहां तक नोट डाउन हो गया। बोलो बच्चों, नेक्स्ट सेटिंग डाल दीजिए जल्दी से, बस ये लास्ट टॉपिक है जो आज हम पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस शुरू हो जाएंगी, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम कल से देखेंगे। आज इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरा हो गया, कल से हम मैट्रिक्स किस किस टाइप की हो सकती हैं उस पर ध्यान देंगे। ये लास्ट सेटिंग डाल लो आज की, जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। इसको, इस एग्जांपल को मैं डिलीट कर देता हूँ, समझ गए होंगे ये सारी चीजें आप। जनरल फॉर्म, जैसे देखो हर एक चीज की मैथ्स में एक जनरल फॉर्म होती है, जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन की भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक जनरल फॉर्म होती है। तो एक m by n की कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m by n है, उसकी जनरल फॉर्म कैसे बनाएंगे हम। तो उसकी जनरल फॉर्म ऐसे बनाई जाती है, उसकी जनरल फॉर्म को हम जनरली ऐसे लिखते हैं, देखो a इक्वल टू, अब a लिखा है तो हम यहाँ पे स्मॉल a डालेंगे, आई जे ए आई जे, ब्रैकेट को क्लोज करो, वही रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, और यहाँ पे लिखो इसका ऑर्डर m क्रॉस n। इस चीज का मतलब समझो, देखो मैट्रिक्स का नाम है ए, इसीलिए उसके एलिमेंट्स का नाम हो गया स्मॉल ए, आई जे हो गया सीक्वेंस, और ऑर्डर हो गया m by n। तो शॉर्ट फॉर्म में कोई कहे कि मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म क्या होती है, तो ये जो चीज आपको यहाँ दिख रही है, ये जो चीज आपको यहाँ दिख रही है, यही इसकी जनरल फॉर्म है, यही इसकी जनरल फॉर्म है। मैट्रिक्स का नाम यहाँ लिखो, उसके एलिमेंट्स का नाम अंदर लिखो, आई जे यहाँ लिखो और एम क्रॉस एन यहाँ लिखो। अब इसी की इलेबोरेटेड फॉर्म ऊपर आपको देखने को मिलेगी। ये तो हो गई शॉर्ट फॉर्म में, और इसी जनरल फॉर्म को अगर मैं इलेबोरेट करूं, तो अब ध्यान से सुनना, देखा बेटा, मुझे बताओ कि m बाई n की मैट्रिक्स है, यानी कि ये हो गई रो 1, ये हो गई रो 2, ये हो गई रो 3, पहले समझ लो अच्छे से, फिर ये चीज आपको बुक में भी मिल जाएगी, आप बुक से भी कॉपी कर सकते हो। ऐसे चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, लास्ट में जाके कोई मान लो आई नंबर की रो है,
बीच में कहीं आई नंबर की रो है, अब आई कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, लेकिन आखिरी आखिरी रो कौन सी होगी सोचो। जब m बाई n अगर मेरा ऑर्डर है तो m टोटल नंबर ऑफ रोज हैं, तो m नाम की रो लास्ट होगी या नहीं होगी भाई, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, बीच में कहीं आई नंबर की रो, और लास्ट ही लास्ट में मेरी m नंबर की रो होगी। ये चीज समझ में आई। अब कॉलम की बात करते हैं, कॉलम की बात करते हैं। मैं थोड़ा ऊपर कर दूं उसको। हम्म रो 1 थी, ये रो 2 थी, ये रो 3 थी, ऐसे करते करते कोई बीच में आई नंबर की रो आई होगी, और ऐसे करते करते लास्ट रो जो आई होगी वो m नंबर की आई होगी। कॉलम की बात करते हैं, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2। उल्टा लिख दिया क्या मैंने बेटा? अरे उल्टा लिख रहा हूँ, आप बोल भी नहीं रहे हो। रो ये होती है, कॉलम ये होती है ना बच्चे। ये कॉलम 1, यस सर। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ऐसे करते करते करते। अब ये कौन से नंबर का कॉलम है बताओ इस सीध में? nth। nth तो लास्ट है बेटा, ये बीच में आई जे की सीध में कौन सा होगा? जे नंबर का कॉलम होगा, जी। और ये लास्ट होगा nth नंबर का कॉलम। ये होगी रो 1, रो 2, और बस रो 1 रो 2 तक ही लिया है इन्होंने। और ये करते करते आई नंबर की रो होगी, और ऐसे करते करते लास्ट रो होगी m नंबर की। ठीक है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, m बाई n की वैल्यू क्या है मुझे पता नहीं है ना, 2/3 है, 7/8 है, 100/200 है, 5000/7000 है, कितने एलिमेंट्स है पता नहीं है, तो हमने इसकी एक जनरल फॉर्म बना दी। देखिए रो 1 कॉलम 1, तो उसको a11 कहेंगे, समझ आया? रो 1 कॉलम 1, तो इस एलिमेंट को किससे डिनोट कराओगे? a11। रो 1 कॉलम 2, इसको किससे डिनोट कराओगे? a12। रो 1 कॉलम 3 किससे डिनोट कराओगे? a13। ऐसे करते करते a14 a15 a16 a17, ऐसे बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। इधर आ जाइए, रो 1 और कॉलम j, तो इसको a1j कहूंगा मैं। रो 1 ही चल रही है, ये पूरी वन वन नंबर की रो चल रही है। इस रो का जो आखिरी एलिमेंट होगा उसकी भी रो नंबर तो 1 ही होगी, और कॉलम कौन सा होगा? nth नंबर का होगा। तो इस एलिमेंट को किससे डिनोट कराएंगे? a1n। समझ में आई पहली रो सारी? a11 a12 a13, इस तरीके से a14 a15, बीच में कहीं a1j भी आएगा क्योंकि ये j नंबर का कॉलम है। j कुछ भी हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। ऐसे करते करते आखिरी क्या होगा? a1n, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स टोटल n है, तो लास्ट इस रो का लास्ट एलिमेंट जो भी होगा वो a1n होगा। अब n की वैल्यू कुछ भी आप रख देना, बाकी नंबर ऑफ रो तो उसकी 1 ही रहेगी, ये तो फिक्स है। सीक्वेंस ऑफ रो। तो ये रो 1 क्लियर है सभी को? अब रो 2 पे यस सर। देखो, ये रो 2 है और कॉलम 1 है, तो इस एलिमेंट को हम कहेंगे a21। रो 2 कॉलम 2 a22, रो 2 कॉलम 3 a23। ऐसे करते करते a24 आएगा, a25 आएगा, a26 आएगा, और j नाम के कॉलम के सीध में उस एलिमेंट का नाम हो जाएगा a2j। a2j, अब ये j की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। और ऐसे करते करते इस रो का जो आखिरी एलिमेंट होगा, जैसे उस रो का आखिरी एलिमेंट a1n था, तो इस रो का आखिरी एलिमेंट a2n हो जाएगा, क्योंकि nth नंबर का कॉलम है ये। तो ये हो गई मेरी सेकंड रो। ऐसे चलते चलते नंबर ऑफ रोज चलती जाएंगी, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो। ऐसे करते करते आई नंबर की रो आ जाएगी। कौन सी रो आ जाएगी? आई नंबर की रो। अब आई नंबर की रो में, ये आई है ना, अब आई नंबर की रो में पहले नंबर का कॉलम है, तो इस एलिमेंट का नाम हो जाएगा ai1, फिर ai2, ai3, i4 i5 i6 i7, ऐसे चलते चलते आई नंबर की रो में j नाम का कॉलम आ गया, तो इस एलिमेंट को कहेंगे aij। और इस i नाम की रो में लास्ट एलिमेंट n नाम का है, n कॉलम की सीध का है, तो उसको हम कहेंगे ain। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आ जाओ, ये वाला जो एलिमेंट होगा ये m नाम mth रो का होगा और फर्स्ट कॉलम का होगा, तो mth रो और फर्स्ट कॉलम को हम क्या कहेंगे? 1 सेकेंड। mth रो को और फर्स्ट कॉलम को हम क्या कहेंगे बोलो?
इस एलिमेंट का नाम बताओ, छुपा हुआ है नीचे, आप बताओ। M1, वेरी गुड, AM1। अब mth रो में सेकंड कॉलम की सीक्वेंस का जो एलिमेंट होगा उसको क्या कहेंगे? M2, AM2, यस सर। M2 एंड AM3, ऐसे करते करते AM4 भी आएगा, AM5 भी आएगा, AM6 भी आएगा। अच्छा, jth कॉलम की सीध में क्या हो जाएगा? AMJ, AMJ। और लास्ट एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का भी लास्ट एलिमेंट है और इस रो का भी, क्योंकि लास्ट रो पे आ चुके हैं हम, तो लास्ट रो लास्ट कॉलम जो यहाँ पे होगा वो लास्ट एलिमेंट होगा, जिसको हम कहेंगे AMN, mth रो nth कॉलम, AMN। इस तरीके से हम ये जो पूरी आप फॉर्मेट देख रहे हो इसको कहते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स। अब इसमें कोई भी मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। M/N अगर आपका 2/3 है तो भी इस फॉर्मेट में आप कर सकते हो, 7/8 है तो भी इस फॉर्मेट में कर सकते हो। M/N जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे ये I, J, M, N ये चेंज होते जाएंगे। I, J बीच का कोई भी ले सकते हो। जैसे मान लो आपके पास 10 रो हैं, आपके पास 10 रो हैं, तो आप 1 2 3 करके डॉट 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 लगा के बीच वाले को 7वीं रो मान लो, डॉट 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 लगा के लास्ट सीधे 10वीं रो पे आ जाओ। भाई पहली रो पे गया, सेकंड रो पे गया, तीसरी रो पे गया, वैसे करते करते सारी नहीं लिखना चाहता, डायरेक्ट 7वीं पे आ गया, या 6ठी लिख लो या 8वीं लिख लो, बीच का कोई भी एक लिख लो। और उसके बाद वो उसको हम कहेंगे क्या हो जाएगी, वो jth कॉलम हो जाएगा। और ऐसे करते करते अब लास्ट कॉलम तो ऑब्वियसली 10वां ही होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स अगर 10 है तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एनी मैट्रिक्स। समझ आया? फुल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, AIJ M×N। अब यहाँ पे I और J बदलते रहेंगे, लेकिन I की वैल्यू मैक्सिमम जो होगी वो M तक जाएगी और मिनिमम जो होगी वो 1 तक रहेगी, और J की वैल्यू मिनिमम जो होगी वो 1 रहेगी और मैक्सिमम जो होगी वो N। ये I, J यहाँ पे बदलते रहेंगे। M/N ऑर्डर है तो मैक्सिमम वैल्यू M और N हो सकती है I और J की। समझ आया? यहाँ लिख दो। सर हाँ सर एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछना था कि जैसे अपन सेट्स में 5 होता था कि कोई एलिमेंट ही नहीं होता था सेट में, ऐसा मैट्रिक्स में भी हो सकता है बिल्कुल क्या? होता है। अभी नीचे आ रही है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें अपन सीखेंगे एम्प्टी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, वो कल आ जाएगा। जो आपका क्वेश्चन है इसका जवाब आपको कल मिल जाएगा। बिल्कुल होता है, ऐसे मैट्रिक्स भी होती हैं जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, और कल हम डिटेल में देखेंगे। Yes, sir. तो वेयर I is greater than equal to 1 but less than equal to M and J is greater than equal to 1 and less than equal to N, ये लिख देना इसके आगे। तो आज के लिए काफी है, हमने मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या होती है मैट्रिक्स, क्यों होती है, क्या उसका पर्पस है, इसको आपको नोट डाउन करना है। अगर आप कर पाए हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए हो तो आप वीडियो वॉच कर लेना, या फिर आपकी बुक में भी ये जनरल रिप्रेजेंटेशन आपको NCERT वाली बुक में भी मिल जाएगा, वहां से नोट डाउन कर लेना। लेकिन अपने नोट्स में इस जनरल रिप्रेजेंटेशन को कंप्लीट करके रखना है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम कल शुरू करेंगे, दैट विल बी अवर टॉपिक फॉर टुमारो। ठीक है बच्चों? अच्छा, एम्प्टी मैट्रिक्स को हम O से डिनोट कराते हैं। जी, मतलब जैसे अपन इनको A, B, C, D से डिनोट कराते हैं, तो कोई मैट्रिक्स खाली होगी तो उसको जो लेटर डिनोट कराता है वो है O। क्लियर है? ठीक है, यस सर। ये हम कल सीख लेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, और यहाँ पे जो ये डॉट 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 लगाया है वो वहीं पे लगाया है जहां पे हमने बीच के एलिमेंट्स खा गए। जैसे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ कॉलम में खा गया, डायरेक्ट jth कॉलम पे आ गया, इसलिए डॉट 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 लगाया। फिर jth के बाद भी J+1, J+2 ऐसे कॉलम होते, लेकिन मैं उनको खा गया और सीधे nth लास्ट कॉलम पे आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी ये डॉट 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 डॉट, फिर यहाँ पे मैं रोज को भी खा गया, सेकेंड रो के बाद सीधे ith रो पे आ गया और ith रो के बाद सीधे mth रो पे आ गया, इसीलिए यहाँ पे ये वर्टिकली भी डॉट 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 लगे हुए हैं। समझ रहे हो ना? डॉट 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 का मतलब कहाँ है? जहां पे आपने चीजों को डायरेक्ट जंप कर दिया वहां पे ये डॉट 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 आएंगे। समझ गए? ठीक है, समझ गए ना बच्चों? Yes, sir. ठीक है, तो इनफ फॉर